हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज उत्तराखंड में जो मैंने पिछले वीडियो में कवर कराया था चमोली डिस्ट्रिक्ट का कि कौन कौन से पर्यटक स्थल, कौन कौन से यहाँ पर धार्मिक स्थल चमोली में हमारे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और आज हम सबसे पहले बात करूंगा मैं गैरसैंण। गैरसैंण आप सबको पता है कि गढ़वाल और कुमाऊं का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और गैरसैंण में रमाशंकर एक समिति थी जो 2000 में, जिनको बताया गया था कि 2000 में जो प्रस्तावित अस्थाई राजधानी है वो गैरसैंण होगी। और गैरसैंण का खास अर्थ इस बात से समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी चाय के जो बागान है वो सबसे ज़्यादा, और चाय का सबसे ज़्यादा गैरसैंण में भी काफ़ी उत्पादन होता है। और वैशाली से जो एक कौशाम्बी है जो कि एक हिल स्टेशन है कुमाऊं की तरफ से, तो 19 किलोमीटर की दूरी पर कौशाम्बी से यह गैरसैंण दूर है। और कौशाम्बी में काफ़ी पर्यटक स्थल है, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। मैं आपको लोगों को भी सलाह दूंगा कि प्लीज़ एक बार कौशाम्बी घूम के आइए, काफ़ी अच्छी जगह और हिल स्टेशन है। जो दूसरा ये वसुंधरा प्रपात है जो चमोली में है, वाटरफॉल है, जैसे कैंपटी फॉल मसूरी देहरादून में, उसी तरह का वसुंधरा प्रपात है। और वसुंधरा प्रपात की जो वसुंधरा प्रपात है वो है माणा गांव के नज़दीक पे। और इसकी जो 145 मीटर से ये जब नीचे गिरता है तो देखने में इतना सुंदर और इतना दर्शनीय लगता है कि इसीलिए बोलते हैं कि चमोली में जितने भी हमारे टूरिज़्म का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो चमोली की जो तीर्थ यात्रा रोड है हमारी श्रीनगर से जब शुरू होती है, तो इन्हीं कारणों से जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसी कारणों से चार धाम यात्रा इतनी सफल यात्रा रहती है हर साल। और काफ़ी उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी जोर देती है। हर समय नई नई टूरिज़्म योजनाएँ, नई नई सुविधाएँ और नए नए पोर्टल खुलते हैं ऑनलाइन, ताकि इसको बढ़ावा मिले हमारे टूरिज़्म को उत्तराखंड में। तो जो वसुंधरा प्रपात है वो माणा गांव के नज़दीक में है। और माणा गांव आप लोगों को पता है कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है माणा गांव। नेक्स्ट बात करेंगे हम टिम्बरसैंण की। जो टिम्बरसैंण है यह नीति घाटी है, ये कहाँ पर माणा नीति बोलते हैं, तो नीति घाटी के सामने यह टिम्बरसैंण जगह जो स्थित है। उसके बाद ग्वालदम एक छोटा सा शहर है चमोली का आखिरी में। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 1960 मीटर है। ग्वालदम की जो ऊंचाई है, जिस जगह पे ये छोटा सा शहर बसा हुआ है ग्वालदम, उसकी है 1960। यहाँ से नंदा घुंगटी, नंदा देवी और त्रिशूल जो पर्वत बहुत ही मनोरम दिखते हैं। जब आप ग्वालदम से इन तीनों पर्वतों को देखोगे तो बहुत ही साफ और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे से दिखता है ग्वालदम से। और ग्वालदम में एक और है कि सेब और चाय के बहुत सारे बगीचे ग्वालदम में हैं। तो अब बात करेंगे हम जोशीमठ की। जोशीमठ का अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान। संस्कृत में इसे ज्योतिर्लिंग बोला जाता है, जोशीमठ को शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थान। तो हमें पता है कि केदारनाथ ये जोशीमठ के मतलब सामने ही समीप है। तो यह भी काफ़ी दर्शनीय और एक धार्मिक स्थल जोशीमठ में, क्योंकि यहीं से पूरे रास्ते वहाँ के लिए खुलते हैं। जो 5 बद्री की बात कर रहे हूँ, चाहे केदारनाथ की बात करें। उसके बाद तपोवन है। तपोवन में बच्चों 15 किलोमीटर, यहाँ जोशीमठ से तपोवन का जो बीच की दूरी है वो 15 किलोमीटर है जोशीमठ से। तो और इसमें ताता पानी एक जगह है जो उष्ण जल स्रोत है, तो काफ़ी फेमस है ताता पानी वहाँ पर। तो कभी मौका मिलता है तो आपको इन जगहों पे जाना चाहिए। और चमोली काफ़ी प्रसिद्ध है धार्मिक स्थलों से लेकर और पर्यटन के स्थल के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रसिद्ध जगह चमोली गढ़वाल है। इसके बाद बात करेंगे हम हेमकुंड साहिब की। हेमकुंड साहिब सिखों का एक काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। और जोशीमठ से हेमकुंड साहिब की जो दूरी है वो 29 किलोमीटर की है। गंधमादन आदि 7 भव्य बर्फ़ के ढके पहाड़ों के बीच में एक झील पड़ती है, जिसे कि हम हेम गंगा के नाम से जानते हैं। उस झील पे जब वो झील से बाहर पानी निकलता है तो ये हेम गंगा के रूप में
आगे बढ़ता है। इसका जो मुख्य वो है जो जो झील है वहाँ पर, जो 7 पहाड़ियों के बीच में जो झील है वहीं पर गुरुद्वारा है। ऐसा माना जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहला जन्म था यहाँ पर उन्होंने चिंतन किया था इस झील के समीप, और ये काफ़ी सिख समुदाय के लिए काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है, काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है इस धर्म की इससे। और हमारे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के समतुल्य सिख समुदाय इस हेमकुंड साहिब को इतना पवित्र स्थान मानते हैं। और इसके अलावा अब अगली बात करेंगे हम रूपकुंड झील की। रूपकुंड झील में यह देवाल विकास खंड है जो चमोली में, वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। 4780 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और यह 500 फीट व्यास, 500 फीट डायमीटर का एक कटोरे की आकृति का यह रूपकुंड झील है। ये पिछले 3 साल पहले या 2 साल पहले उत्तराखंड के UKSSC या UKPCS में ये रूपकुंड झील के बारे में बताया था कि कटोरे के आकार का कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर था रूपकुंड झील जो चमोली में। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं को आगे पीछे करके कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनकर पूछे जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट या कुछ उस समय जो होते हैं वो थोड़ा सा जो प्रेशर रहता है पेपर के बीच का, तो उस समय वो ये नहीं सोच पाते और जब आते हैं पेपर देके उसके बाद उन्हें ध्यान आता है। तो ऐसा नहीं करना, कोई भी चीज़ उन्हीं के बीच के तोड़ मरोड़ कर कोई भी एग्जामिनर, कोई भी आयोग प्रश्न पूछता है तो आपने बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखना और उसके बाद ही उसके विकल्प का चयन करना है। आगे बात करेंगे चांदपुर गढ़ी की। तो आपको पता है कि 52 गढ़ जो गढ़वाल में थे, सिर्फ एक ही ये चांदपुर गढ़ी ही बच गया एक आज की डेट में, तो ये चमोली में स्थित है। उसके बाद सबसे फेमस है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी गोविंद घाट से हमें पैदल जाना पड़ता है और एक जगह मिलती है 19 किलोमीटर आगे। जब हम गोविंद घाट से पैदल चलते हैं तो 19 किलोमीटर आगे एक जगह है घाघरिया। तो घाघरिया तक पहुंचने के बाद हम यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी फिर तय करते हैं और फिर आता है वैली ऑफ फ्लावर्स। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इतनी प्रजाति के पुष्प हैं कि उनकी मतलब जो उनका सुगंध होती है उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी, ऐसा माना जाता था, ऐसे पहले की कहानियों में सुनाई देता है। और 2005 में इसे विश्व धरोहर के रूप में फूलों की घाटी को रखा गया है और ये काफ़ी सम्मान की बात है हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए कि विश्व धरोहर में हमारा ये वैली ऑफ फ्लावर्स आता है। नेक्स्ट चलेंगे चिनाब घाटी में। चिनाब घाटी भी फूलों की घाटी की तरह है, यहाँ पर भी 500 विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ के पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट है औली। औली आपको पता है कि औली एक हिल स्टेशन है और जोशीमठ से औली की दूरी है 15 किलोमीटर। यह एक आइस स्केटिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यहाँ पर नवंबर से और मार्च के महीने बहुत सारे स्पोर्ट्स कराती हैं जो कि आइस से रिलेटेड होते हैं। आइस स्केटिंग मैंने इसलिए आपको बताया है। यहाँ पर एक सरस्वती शिखर है जहाँ पर हनुमान जी और अंजनी माता का भव्य प्राचीन मंदिर भी औली में है। आगे बात करते हैं नंदा देवी माउंटेन की। नंदा देवी माउंटेन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है, यहाँ पर माउंटेन है, तो इसका अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। और आपको पता होना चाहिए कि 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको पंजीकृत किया है विश्व की धरोहर में, नंदा देवी माउंटेन को। और इसका जोशीमठ मल्लारी मार्ग पर यह पड़ता है। जोशीमठ मल्लारी मार्ग है एक, आगे चलकर 21 किलोमीटर की दूरी है जोशीमठ से नंदा देवी शिखर की। नंदा देवी का सिद्धपीठ मंदिर भी यहीं पर है। इसके अलावा नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व एक जो राष्ट्रीय पार्क है वह भी काफ़ी फेमस पार्क है जो कि 1982 में इस पार्क की स्थापना की गई थी। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व की स्थापना 1982 में की गई थी। और इसके अलावा यह जो इसका
पूरा क्षेत्रफल है जिसमें फैला हुआ पूरा नंदा देवी पर्वत, उसका है 5860.69 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये चीज़ें आपने, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अपना इसको नोट कर सकते हो, याद रख सकते हो, या आपकी स्वेच्छा से, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। कमेंट्स बॉक्स में भी लिखना कि किस तरह से और भी स्लो करना है या और भी और चीज़ें बतानी, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए आप लोग, ताकि और भी अच्छा मैं आपको और भी कुछ और ढंग ढूंढ के भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो नंदा देवी की जो हाइट की बात करेंगे तो 7817 मीटर की समुद्र तल से नंदा देवी शिखर की ऊंचाई है, और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट बात करेंगे त्रिशूल पर्वत की, त्रिशूल माउंटेन की बात करेंगे। त्रिशूल माउंटेन को शिवधाम भी कहा जाता है और इसकी हाइट 7120 मीटर की है। समुद्र तल से इसकी हाइट है, त्रिशूल जो माउंटेन है 7120 मीटर की, और इसे हम शिवधाम के नाम से भी जानते हैं, त्रिशूल को, जो त्रिशूल पर्वत है। अगर हम त्रिशूल पर्वत की बात करें या पौराणिक कथाओं में देखें तो त्रिशूल पर्वत को रानीखेत, अल्मोड़ा तथा ग्वालदम से देखने पर यह नुकीला दिखाई देता है, और गोपेश्वर से अगर हम इस पर्वत को देखते हैं तो यह सपाट किसी व्यक्ति के मुख जैसा लगता है। जो पर्वत है त्रिशूल पर्वत, वह किसी व्यक्ति के मुख जैसा लगता है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव का मुख है। जैसे कि फरवरी से और जून के महीने में यह गंभीर मुद्रा में दिखाई देता है, जो मुख दिखाई देता है वो गंभीर मुद्रा में दिखाई देता है फरवरी से और जून के महीने तक। उसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक यह मुस्कुराते हुए दिखाई देता है, और नवंबर से फरवरी में यह एक कन्या के मुख की तरह दिखाई देता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक देवभूमि है, देवताओं के तो लोगों के बहुत से अपने वो है, और ये भी सत्य है कि ये सब चीज़ें ऐसा, अगर हम देवभूमि में हैं तो ये हमें मान लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती हैं और यहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे हम आखिरी में माणा विलेज की। आपको पता है बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे जो भारत का आखिरी गांव है माणा विलेज। उसके बाद आपका चाइना की सीमाएं शुरू होती हैं माणा से आगे। तो माणा गांव में सबसे ज़्यादा क्या है, अलकनंदा और सरस्वती नदी का माणा गांव के पास ही संगम होता है। यहाँ पर भीम पुल, जो हम भीम पुल की बहुत बात करते हैं कि पांडवों की, तो भीम पुल भी माणा गांव के पास, व्यास गुफा, गणेश गुफा और मुकचुंद गुफा भी माणा गांव के पास मिलती है। एक घंटा कर्ण का मंदिर भी माणा गांव में है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नोट करके रखनी है। वामन द्वादशी का मेला भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वामन द्वादशी का मेला जो कि माणा गांव में लगता है। ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं कि वामन द्वादशी का मेला कौन से ज़िले में लगता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चमोली जिला। इसीलिए मैं आपको इतना ब्रीफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर जिले को बहुत ब्रीफली लेके चल रहा हूँ ताकि आप अपने नोट पैड पर लिख सकें, अपना याद रख सकें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप सही विकल्प को चयनित करें। अब इसके अलावा जो मैंने वसुंधरा प्रपात भी पढ़ाया था, तो ये भी माना गांव के नज़दीक में है। ये वाटरफॉल माना गांव के नज़दीक में है। माना गांव में जो समर के समय, जो गर्मियों का टाइम है माना गांव में, तो एक मरछा जनजाति माना गांव में रहती है, और लगभग 250-250 के आसपास यहाँ पर परिवार और 1500 की जनसंख्या यहाँ पर माना गांव में रहती है। और चमोली का ये आखिरी गांव है और भारत का भी ये आखिरी गांव है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ पर हमारा पेट्रोलिंग होता रहता है। और साथ में आज के इस वीडियो में को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। यदि किसी को इस बीच कोई डाउट्स या कुछ इस तरह की शंका हुई हो तो कमेंट्स के द्वारा बताएं कि उनको इस किस तरह क्या, मतलब जो हम यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस तरह अगर उनको कहीं पे समझ नहीं आता तो कमेंट्स में पक्का लिखें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।